ए सुपर अचीवर, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु 40। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट बी से चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी टर्म 1 एग्जाम में इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है और कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कंपनी प्रिपेयर करेगी अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013। तो फॉक्स बने रहे मेरे इस वीडियो में, आपको मिलने वाली है बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, चैप्टर नंबर 1 पार्ट बी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे हम कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंपनीज की, वो प्रिपेयर किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद कंपनी एक्ट 2013। यस, जैसे आपने 11th क्लास में सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के बारे में देखा, वहां पर ऐसा कोई रूल और नहीं है जिसके बेसिस पर हमें वो बनाना है, और ना ही कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है। बट एक कंपनी के लिए कंपनी एक्ट 2013 में जो भी रूल्स हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करना होगा। यहाँ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर शेड्यूल थर्ड है। शेड्यूल थर्ड में पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो डील करता है प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें दो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिपेयर करनी होती है बेसिकली। एक हमारा बैलेंस शीट और दूसरा हमारा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल थर्ड ये कहता है कि पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बनेगा हमारा बैलेंस शीट और पार्ट 2 के अकॉर्डिंग बनेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो यस बच्चों, आपने बिल्कुल सही समझा है कि यहाँ पर कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमें कंपनी एक्ट के रूल के हिसाब से बनानी है, और उसमें भी शेड्यूल थर्ड है जहां पर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट गिवन है बैलेंस शीट का भी और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का। अब आगे की स्लाइड में हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? These statements are the end result which are prepared to know about profitability and position of a company at one point of time. जैसे कि आपने सोचा कि अकाउंटिंग प्रोसीजर जो होता है उसके अंदर रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफिकेशन होता है, समराइजिंग, और लास्ट स्टेज होती है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। समराइजिंग के अंदर हम अपना ट्रायल बैलेंस और इसके साथ साथ अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो एंड रिजल्ट है हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर का, जिससे हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और इसकी पोजीशन के बारे में पता लगाते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है और कंपनी की जो कंडीशन है उसको जानने के लिए जब हम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं उसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में हम उसको फाइनल अकाउंट्स भी बोल देते थे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस which show detailed information of assets, liabilities, equity and performance of the business। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारी, वो हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का एक फाइनल रिजल्ट है, आउटकम है, जिसमें हमें अपनी एसेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटी और हमारे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का डिटेल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड करती है एक कंपनी? तो सबसे पहली बात यहाँ पे बैलेंस शीट होती है, जिसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे ट्रेडिंग बिजनेस के लिए, जहां पर सोल ट्रेडर बिजनेस और पार्टनरशिप फर्म की हमने बात की थी। उसके साथ साथ एक कंपनी की बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी हम फाइनल अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे उससे रिलेटेड बहुत सारा एक्सप्लेनेटरी नोट्स हमें देना होगा। उसके लिए हम बनाएंगे अलग से नोट्स टू अकाउंट, जिसको हम वर्किंग नोट भी कह सकते हैं। और एक कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना पड़ता है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? बेसिकली एक ईयर के दौरान कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ, वो जानने के लिए हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ बेसिकली तीन तरह की स्टेटमेंट्स है जो कंपनी को प्रिपेयर करना है। एक है बैलेंस शीट, और दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और थर्ड है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आगे की स्लाइड में हम बात करेंगे कि कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के प्रेस्क्राइब फॉर्मेट क्या गिवन है, उनका क्या मेजर हेडिंग है और क्या सब हेडिंग है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। तो सबसे पहले आप कंपनी का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट टाइटल देंगे। शेड्यूल थर्ड पार्ट 1 के हिसाब से बनाई जाती है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है बच्चों कि यहाँ पर बैलेंस शीट जो प्रिपेयर की जाएगी वो वर्टिकल फॉर्म में की जा रही है। कौन सी फॉर्म में? वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब है कि एक ही लाइन में हम अपनी एसेट्स भी लिखेंगे और लायबिलिटी भी लिखेंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। सबसे पहले पर्टिकुलर आएगा। अभी आपने पता लगाया कि नोट्स टू अकाउंट बनाने पड़ते हैं, तो जहां पर भी हम एक्सप्लेनेशन देंगे हर आइटम की, वो नोट नंबर हम यहाँ इस कॉलम में डालेंगे। करंट ईयर का फिगर, जैसे कि सपोज करंट ईयर 2021 है और प्रीवियस ईयर की फिगर भी साथ साथ हमें देनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक आइटम, एक एक मेजर हेडिंग को पढ़ना। तो सबसे पहली बात, हमारी बैलेंस शीट के दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है लायबिलिटी और दूसरा होता है एसेट्स। अब यहाँ एक कंपनी है तो कंपनी के लिए वहां शेयर होल्डर फंड भी एक लायबिलिटी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कंपनी का फर्स्ट जो बैलेंस शीट का पार्ट है, दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी का मेजर हेडिंग हमारे पास जो दिया हुआ है, दैट इज क्या दिया हुआ है, दैट इज शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड क्या है? जो पैसा हमने शेयर होल्डर से रेज किया है। तो हमारी पहली मेजर हेडिंग क्या है? शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड के हमारे पास सब हेडिंग्स है, मतलब इनका भी और हेडिंग है, जिसमें शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड देन मनी रिसीव अगेन शेयर वारंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ सुपर अचीवर हमारे, कि इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहला हमारा जो मेजर हेडिंग होगा वो शेयर होल्डर फंड होगा। इसके तीन पार्ट है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं एस, आर और एम। S means share capital, R means reserve and surplus, and M means money received against share warrant. तो फर्स्ट मेजर हेडिंग हमारा शेयर होल्डर फंड रहा, इसके तीन सब हेडिंग है। सेकंड मेजर हेडिंग इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अभी हम फॉर्मेट में गिवन जो मेजर हेडिंग्स है बस उनके बारे में एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद इनको डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सेकंड मेजर हेडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड मेजर हेडिंग इज नॉन करंट लायबिलिटी, and the last major heading in equity and liability is current liability। तो अगर हम बात करें कि हमारी बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटी का कितना मेजर हेडिंग रहेगा, तो यहाँ पे चार रहने वाली है। कौन कौन सा? शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी में भी हमारे पास कुछ सब हेडिंग्स है, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इट मींस लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो पैसा हमने बोरो किया है आउटसाइडर से, जैसे कि बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स, बॉन्ड। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो हमारा सिलेबस में नहीं है तो उसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मींस अदर देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एंड देन लॉन्ग टर्म प्रोविजन मींस द प्रोविजन व्हिच इज क्रिएटेड फॉर द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो ये हमारे पास सब हेडिंग्स है नॉन करंट लायबिलिटी से रिलेटेड, जिसको याद रखने के लिए हमारे पास यहाँ पर सिंपल टेक्निक है DOLL। DOLL। D means deferred tax liability, O means other non-current liability, L means long-term borrowings, and L means long-term provision। So non-current liability major heading का सब heading DOL से हम डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद अब करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मींस द लायबिलिटी व्हिच आर रीपेड बाय द कंपनी विद इन 1 ईयर, और नॉन करंट लायबिलिटी व्हिच आर रीपेड आफ्टर 1 ईयर। तो करंट लायबिलिटी के अंदर हमारे सब हेडिंग क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मींस द पैसा व्हिच इज बोरोस फॉर ओनली 1 ईयर, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट होता है हमारे लिए। करंट लायबिलिटी की सब हेडिंग्स हमारे पास क्या रही? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब इसको भी याद रखने के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ शेयर होल्डर फंड को याद रखने के लिए क्या है? SRM, और नॉन करंट लायबिलिटी को याद रखने के लिए है DOLL। एंड देन करंट लायबिलिटी के आइटम को याद रखने के लिए है TOSS। यहाँ T का मतलब है ट्रेड पेबल, O मींस अदर करंट लायबिलिटी, S मींस शॉर्ट टर्म बोरोइंग, एंड S मींस शॉर्ट टर्म पेबल। So this is how we can complete the format या items of equity and liability. So equity and liability means the amount which is owed by the company to internal member as well as the outsider. जिसमें सबसे पहला शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड देन करंट लायबिलिटी। तो इस टेक्निक के साथ, शॉर्ट टेक्निक के साथ आप इसको याद कर सकते हैं और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, दैट इज योर एसेट्स।
तो अब एसेट्स क्या है, अब एसेट्स के बारे में देखते हैं। अब एसेट्स का भी प्रॉपर फॉर्मेट होगा, जिस फॉर्मेट में ही आपको ये डालनी होगी। तो एसेट्स में हमारे पास दो मेजर हेडिंग रहने वाले हैं। जैसे हमने देखा इक्विटी एंड लायबिलिटी में हमारे पास मेजर हेडिंग कितना है, 4 मेजर हेडिंग, और हमारा एसेट साइड में ओनली 2 मेजर हेडिंग रहेगा। कितना रहेगा, 2 मेजर हेडिंग। तो सबसे पहले है नॉन करंट एसेट्स, मींस ऐसी एसेट्स विच आर नॉट मेंट फॉर रीसेल पर्पस, जिसके अंदर सब हेडिंग्स है हमारे पास 5। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट, जिसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। अभी फिलहाल के लिए आप इन आइटम्स को बस याद रखें, बाकी डिटेल में इनकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद सेकंड सब हेडिंग हमारे पास एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अंदर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मींस इन्वेस्टमेंट व्हिच इज डन बाय द कंपनी इन शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड या एनी अदर सिक्योरिटी फॉर मोर देन 1 ईयर, सो दैट इज नोन एज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है हमारे पास डेफर्ड टैक्स एसेट, जो हमें अभी डील नहीं करना है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, मींस ऐसा लोन एंड एडवांस जो हमने किसी को दिया हुआ है फॉर मोर देन 1 ईयर, इट मींस वी आर गोइंग टू गेट द अमाउंट बट आफ्टर 1 ईयर, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट और कैपिटल एडवांस। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है कि भाई कोई भी आइटम जब हम खरीद रहे हैं, मान लो कि हम टेलीफोन कनेक्शन लेते हैं, तो वहां पे हमें कंपनी को क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है कुछ अमाउंट सिक्योरिटी के तौर पे। तो वो अमाउंट हमें बाद में मिलेगा बिल्कुल आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स। कैपिटल एडवांस का मतलब यहाँ पर है कोई एसेट परचेज करने जा रहे हैं, वहां पर हमने अपने डीलर या सप्लायर को कुछ अमाउंट एडवांस में दिया, पर हमें डिलीवरी नहीं मिली अभी तक, तो वो पैसा भी हमें मिल सकता है। और फिर अदर नॉन करंट एसेट्स, तो यहाँ नॉन करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स है, जिसमें हमारे पास 4 आइटम है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मींस अगर कोई टेंजिबल एसेट्स अभी तक कंप्लीट नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग का आधा पोर्शन हमारा बना, पूरा नहीं है, तो उसको हम फिक्स्ड टेंजिबल में नहीं डालेंगे, कहाँ डालेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डालेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन की इंटेंजिबल एसेट जो है वो कंप्लीटली अभी क्रिएट नहीं की गई है। फिर देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट्स। तो हमारे पास 5 सब हेड हैं गिवन फॉर द नॉन करंट एसेट्स मेजर हेड। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं हम लोग, बहुत सिंपल टेक्निक है जिसके थ्रू हम इसको याद रख सकते हैं, वो है फाइंड एल और लू, फाइंड लू। एफ आई से बनेगा फिक्स्ड एसेट, आई से बनेगा हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डी से बनेगा हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट, एल से बनेगा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, और ओ से बनेगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। So this is how with the short trick we can easily remember all the subheadings in the non-current assets. अब आगे चलते हैं करंट एसेट्स की ओर। तो करंट एसेट्स दोज एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, जिसमें सबसे पहले सब हेडिंग है करंट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड का, स्टॉक एंड ट्रेड अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, और लूज टूल भी रहेंगे यहाँ पे, और स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स भी रहने वाले हैं। तो करंट इन्वेस्टमेंट, देन इन्वेंट्रीज, देन ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, एंड अदर करंट एसेट्स। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मींस कैश और कैश से रिलेटेड आइटम जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। तो कैश है, बैंक बैलेंस है, चेक है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ड्राफ्ट एंड ऑल। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस मींस ऐसा कोई लोन एंड एडवांस जो हमने दिया बट ओनली फॉर 1 ईयर। देन अदर करंट एसेट्स मतलब कोई भी एसेट जो ऊपर वाली हेडिंग्स में नहीं आई, जैसे कि अक्रूड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अब करंट एसेट्स के जो सब हेडिंग्स हैं उनको भी हम याद कर सकते हैं ट्रिक से, जैसे यहाँ फाइंड लू के हिसाब से हमने इसको याद किया, ऐसे ही करंट एसेट्स को याद रखने के लिए TISCCO, टिस्को, टिस्को एक कंपनी है, तो उससे हम इसको याद कर सकते हैं करंट एसेट्स की सब हेडिंग को। टी मींस हमारा यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल, आई मींस यहाँ पे इन्वेंट्री, एस मींस यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, सी मींस करंट इन्वेस्टमेंट, सी मींस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एंड ओ मींस अदर करंट एसेट्स। So this is how we can complete our format
which is prescribed in the schedule 3rd of part 1 for the balance sheet of a company. तो एक बार थोड़ा पीछे चलते हैं, हम देखते हैं ध्यान से अच्छे से। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, शेयर होल्डर फंड था, जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, देन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट में एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को याद रखने के लिए फाइंड लू टेक्निक लगाएंगे, और करंट एसेट्स को याद रखने के लिए टिस्को कंपनी याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे नई दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में हमें जानना है, तो बिजनेस की परफॉर्मेंस को जानने के लिए प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में हमें अपने इनकम और एक्सपेंडिचर वाले आइटम्स को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जो होगा वो हम प्रिपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू द पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 3rd। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड बनेगा हमारा, वही पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर फिगर और प्रीवियस ईयर फिगर हम यहाँ पे डालेंगे। तो सबसे पहले मेन एलिमेंट जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रहता है, दैट इज योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। मींस जिस चीज का आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड जो सेल्स है हमारे पास, सेल है, सेल में से हम रिटर्न्स को माइनस करेंगे, तो वहां पर सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ स्क्रैप, दैट बिकम्स योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे। अब अदर देन सेल्स हमारे पास बहुत सारी इनकम होती है, जैसे रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, या और एक्स्ट्रा इनकम जो अपार्ट फ्रॉम सेल या रेवेन्यू हमें हो रही है, तो वो अदर इनकम यहाँ प्लस करेंगे उस ईयर से रिलेटेड। तो इस तरीके से दोनों को प्लस कर दिया जाएगा तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अब रेवेन्यू एक लिखने के बाद अब उसके बाद हम अपनी एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाएंगे जो फॉर्मेट के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इट मींस प्रोडक्शन के दौरान कितना मटेरियल हमने यूज किया, प्रोडक्शन के दौरान हमने कितना बना बनाया स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री लेवल, मीन जो स्टॉक है, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, उनमें जो चेंज आया है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके वो दिखाएंगे यहाँ पर। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मींस हमारे एम्प्लॉय को जो भी हमने उनकी सर्विसेज के लिए पे करना है, सैलरी है, वेजेस है, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान है, मेडिकल प्लान एंड ऑल, ये सारे के सारे बेनिफिट्स हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में डालेंगे। फाइनेंस कॉस्ट मींस फाइनेंस अरेंज करने के लिए, जैसे कि डिबेंचर या शेयर इशू करे तो वहां पे इंटरेस्ट है, लोन वगैरह लिया तो इंटरेस्ट पे करना है, ऑल लोन प्रोसेसिंग फीस वगैरह, इट मींस पैसा रेज करने के टाइम पर जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है दैट बिकम्स फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन द टेंजिबल एसेट्स, अमोर्टाइजेशन ऑफ द इंटेंजिबल, एंड देन अदर एक्सपेंसेस। ये लंबी कैटेगरी रहने वाली है, अदर एक्सपेंसेस में इनको छोड़ के हमारे सारे एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से एक्सपेंसेस की जो लिस्ट है उसको इकट्ठा कर लेंगे, टोटल एक्सपेंसेस बनाएंगे। हमारा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाने के पीछे मोटिव है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हम कंपनी का जो टैक्स है वो माइनस कर देंगे और फिर हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले बनता था प्रॉफिट एंड लॉस, पर अब कंपनी के लिए बना रहे हैं हम स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट भी वर्टिकल फॉर्म में बन रही है, जहां पे सबसे पहले हम रेवेन्यू, सेल्स और अदर इनकम को हम टोटल कर रहे हैं, उसके बाद एक्सपेंसेस ले रहे हैं, टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करके हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करने के बाद आ जाएगा फाइनल फिगर दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके डिटेल आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आप बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के जो फॉर्मेट्स हैं उनको शॉर्ट ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, और आने वाले जो आपका टर्म एंड एग्जाम है उसके एमसीक्यूज को इजीली क्रैक कर सकते हैं। बाकी मेरे और टॉपिक्स के ऊपर जो वीडियोस है आपको मिल जाएंगी चैनल पर, आप अगर जाएंगे तो। अगर चैनल पर आप बिल्कुल नए आए हैं, फ्रेश आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक भी करते रहें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।